कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकन कपल वेड और लीसा को देखते हैं जो अपने कुछ बेहतरीन पलों को एंजॉय करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक लंबे ट्रिप पर आए हुए हैं। वेड लीसा को बहुत प्यार करता है और वो इस ट्रिप को उनके रिश्ते का सबसे यादगार पल बनाना चाहता है। काफी हिम्मत जुटाकर वो लीसा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन लीसा इस प्रपोजल से साफ साफ मना कर देती है। लीसा उसे समझाती है कि वो वेड से बहुत प्यार तो करती है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। लीसा का जवाब सुनकर वेड पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो उस लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख रहा था, इसलिए वो उदास हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि वेड लीसा के साथ इस ट्रिप पर काफी दूर आ चुका था और यहाँ से लौटने का उनके पास तुरंत कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वेड इस ट्रिप को कंटिन्यू रखने का फैसला करता है। इसके बाद लीसा और वेड अपने आगे की जर्नी के लिए कार को रेंट पर लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरत सड़कों पर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वेड बहुत ज्यादा अपसेट होता है और चुपचाप कार को ड्राइव करता रहता है। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद जब ये लोग एक बहुत ही खूबसूरत बीच पर पहुंचते हैं तो वेड को इतना उदास देखकर लीसा को भी बुरा लगने लगता है। लीसा उसके पास जाती है और वो वेड से कहती है कि क्यों ना हम अपनी पुरानी सभी बातों को भुलाकर इस पल को एंजॉय करें। वेड भी मन ही मन लीसा की खुशी ही चाहता था, इसलिए वो लीसा की बात मान जाता है। इसके बाद वो दोनों समंदर के नीले पानी में स्विमिंग करने के लिए उतर जाते हैं, लेकिन इसी स्विमिंग के दौरान समंदर के अंदर एक तैरती हुई खतरनाक जेलीफिश अचानक वेड के पैरों से टकरा जाती है और उसे जोर से डंक मारकर बुरी तरह से जख्मी कर देती है, जिससे वेड को अपने पैर में तेज दर्द महसूस होता है, जिस वजह से वेड समंदर के पानी से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि उसके पैर पर एक लाल रंग का गहरा निशान बन गया था, लेकिन कुछ समय आराम करने के बाद जब वेड का दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है तो वो उस पैर के जख्म को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और उसे इग्नोर कर देता है। अगली सुबह लीसा वेड से कहती है कि क्यों ना हम किसी ऐसी नई जगह पर चलें जिसके लिए हमने पहले से कोई प्लान नहीं किया था। पहले तो वेड किसी भी अनजान और नई जगह जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि वो अपने प्लान के मुताबिक ही चलना चाहता था और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन जब लीसा वेड से बार बार रिक्वेस्ट करती है और उसे मनाने की कोशिश करती है तो वेड उसके प्यार के आगे झुक जाता है और इस नए सफर के लिए तैयार हो जाता है। अब वेड जब अपनी जीपीएस की मदद से लीसा के द्वारा बताई गई उस नई जगह का लोकेशन पता करता है तो उसे देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो जगह उनकी मौजूदा लोकेशन से लगभग 32 घंटे की दूरी पर थी। ये एक बहुत ही लंबा सफर होने वाला था, लेकिन क्योंकि वो फैसला कर चुके थे इसीलिए अगली सुबह वो दोनों अपनी कार से पूरे जोश के साथ उस नई जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ घंटों के बाद जब वो दोनों ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही सुनसान और रेगिस्तानी इलाके में एंटर करते हैं तो अचानक से उनके सेलफोन का नेटवर्क पूरी तरह से चला जाता है। चारों तरफ सिर्फ लाल रेत, सूखी झाड़ियां और दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा था। वेड को पहले से इस बात की जानकारी थी कि ऑस्ट्रेलिया के इस खतरनाक रेगिस्तान इलाके से सफर करना उनके लिए किसी बड़ी मुसीबत को दावत देने जैसा हो सकता है, क्योंकि इस रेगिस्तानी और पूरी तरह से बंजर इलाके में इंसानों का कोई नामो निशान नहीं होता। अगर यहाँ कोई फंस जाए तो उससे मदद मिलना लगभग नामुमकिन होता है। लंबा सफर तय करने के बाद रात होने पर वेड और लीसा आराम करने के लिए रास्ते में एक छोटे से मोटल में रुकते हैं। वहाँ वो रात भर अच्छी नींद लेते हैं और अगली सुबह पूरी एनर्जी के साथ वो दोनों एक बार फिर से अपने इस लंबे सफर पर आगे निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उनका जीपीएस अचानक से एक शॉर्टकट रास्ते को शो करने लगता है और वेड को मेन रास्ते से हटकर एक टर्न लेने का सिग्नल दिखाने लगता है। अब क्योंकि वेड काफी घंटों से लगातार कार ड्राइव करके थक चुका था, इसीलिए वो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे जीपीएस के बताए गए उस नए और अनजान रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। कुछ दूर आगे जाने पर वो सड़क धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसके बाद जब जीपीएस एक बार फिर से नया टर्न लेने के लिए बोलता है तो वेड को तुरंत ये एहसास हो जाता है कि वो पूरी तरह से अपना सही रास्ता भटक चुके हैं और किसी गलत दिशा में आ गए हैं। लेकिन अब वो दोनों अपनी मंजिल से काफी दूर इस सुनसान रास्ते पर आ चुके थे। यहाँ से वापस मुड़कर जाने का सीधा मतलब था कि उनका आज पूरा दिन और काफी सारा फ्यूल ऐसे ही बर्बाद हो जाता। वेड और लीसा आपस में काफी देर तक इस बात पर चर्चा करते हैं और फिर वो इसी कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद आगे जाकर ये रास्ता किसी मेन सड़क या हाईवे से मिल जाएगा। इसके बाद वो दोनों एक बार फिर से इस अनजान और खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं।
कुछ और दूर आगे बढ़ने पर जीपीएस अचानक से वेड को बार बार यू टर्न लेने का सिग्नल देने लगता है। उसे जीपीएस पर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कार को जोर से ब्रेक मारकर रोकता है और तुरंत बाहर आ जाता है। बाहर आकर जब वो चारों तरफ देखता है तो उसे देखकर बहुत निराशा होती है कि दूर दूर तक किसी भी पब्लिक स्पॉट, घर या इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ सिर्फ बंजर जमीन और भयानक सन्नाटा था। अब एक और बड़ी मुसीबत उनके सामने खड़ी थी। वेड की कार का फ्यूल भी अब लगभग खत्म होने वाला था। इसीलिए अगर वेड अब बचे हुए थोड़े से फ्यूल में कार को सही डायरेक्शन में नहीं चलाएगा तो वो दोनों ऑस्ट्रेलिया के इस विशाल रेगिस्तान में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। इसीलिए वेड सामने दिख रही एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर जाकर आसपास के इलाके को देखने का डिसाइड करता है, ताकि अगर आसपास कोई सड़क हो तो उसे ऊपर से साफ साफ पता चल जाए। इसके बाद वेड लीसा को अपने साथ लेकर उसी ऊंची पहाड़ी की तरफ पैदल ही निकल पड़ता है। वेड को दूर से लग रहा था कि वो लीसा के साथ जिस पहाड़ी की तरफ जा रहा है वो बस थोड़ी ही दूरी पर है, लेकिन ये वेड की बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि रेगिस्तान में दूरियां अक्सर धोखा देती हैं। वो पहाड़ी वेड और लीसा से काफी ज्यादा दूरी पर थी। उस पहाड़ी तक पैदल चलकर पहुंचने में इन्हें पूरी शाम हो जाती है। ऊपर से देखने पर भी उन्हें दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता। इसलिए दोनों वापस से अपनी कार की तरफ नीचे उतरने लगते हैं, क्योंकि इस सुनसान रेगिस्तान इलाके में रात के वक्त ऐसे खुले में रहना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। इन्हें पहाड़ी से वापस आते हुए रात हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों उस अंधेरे में ही अपनी कार को ढूंढने लगते हैं। पर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें अपनी कार नहीं मिलती और रेगिस्तान होने की वजह से वेड और लीसा उस जगह का रास्ता भी पूरी तरह से भटक जाते हैं जहां पर उन्होंने अपनी कार को रोका था। अब जैसे जैसे रात और गहरी होती जाती है वैसे वैसे रेगिस्तान की जमा देने वाली ठंड भी तेजी से बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों हार मानकर एक जगह पर रुककर आज रात बिताने का डिसाइड करते हैं। ठंड से बचने के लिए वो एक दूसरे के करीब आकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब सूर्य की रोशनी वेड के चेहरे पर पड़ती है तो वो देखता है कि उसके पैर पर जिस जगह उस जेलीफिश ने डंक मारा था वो घाव काफी बढ़ गया था, जिस वजह से वेड को चलने में काफी तकलीफ होती है। लेकिन वो जानता था कि अगर वो यहाँ रुके तो उनकी जान जा सकती है। इसीलिए वो किसी तरह से अपने दर्द को बर्दाश्त करके फिर से अपनी कार को ढूंढने के लिए पैदल ही निकल पड़ता है। वो पूरा दिन धूप और गर्म रेत पर अपनी कार को ढूंढते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अपनी कार नहीं मिलती और देखते ही देखते एक बार फिर से शाम हो जाती है। वेड और लीसा ने आज पूरे दिन ना कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। इस गर्मी और प्यास की वजह से दोनों की हालत काफी खराब होती है। रात होने पर वेड और लीसा एक सेफ जगह देखकर वहीं पर सोकर रात बिताने का डिसाइड करते हैं। थकान की वजह से उन्हें जल्द ही नींद आ जाती है, लेकिन जब लीसा गहरी नींद में सो रही होती है तो इसी दौरान इस डेजर्ट में पाए जाने वाला एक बिच्छू उसे डंक मार देता है। लेकिन गहरी नींद और थकावट की वजह से लीसा को इस डंक का जरा भी एहसास नहीं होता और वो सोती रहती है। अगली सुबह जब वेड की नींद खुलती है तो वो हमेशा की तरह लीसा को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन लीसा नींद से नहीं जागती। जब वेड थोड़ा पास जाकर और ध्यान से लीसा के चेहरे को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि लीसा के होंठ पूरी तरह से नीले और काले पड़ गए हैं और लीसा इस समय बेहोशी की हालत में है। ये देखकर वेड पूरी तरह से डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक रात भर में लीसा को क्या हो गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और वो लीसा को अपने कंधों पर उठाकर किसी भी तरह अपनी कार को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। हालांकि वेड के पैर का घाव अब काफी बढ़ गया था, लेकिन उसने खुद पिछले 2 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं था। इसीलिए वो जल्द ही बेहोश होकर लीसा के साथ ही गर्म रेत पर नीचे गिर जाता है। कुछ समय बाद जब वेड के ऊपर आसमान से एक प्लेन के उड़ने की तेज आवाज आती है तो उस आवाज से वेड की नींद खुल जाती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उठता है और आसमान में उड़ रहे उस प्लेन की तरफ हाथ हिलाकर उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वो प्लेन काफी ऊंचाई पर था और पायलट नीचे रेगिस्तान में गिरे हुए वेड को नहीं देख पाता, जिससे वेड काफी रोने लगता है। इसके बाद वेड आसपास पड़े हुए छोटे छोटे काले पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिनकी मदद से रेगिस्तान की रेत पर एक बहुत बड़ा
SOS लिख देता है ताकि अगली बार जब वहाँ के आसमान से कोई प्लेन गुजरे तो वह इस निशानों को देख कर रुक जाए और वेड और लीसा को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। 2 दिनों से कुछ न खाने और पीने की वजह से वेड की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर डिहाइड्रेट हो चुका था और उसे काफी ज्यादा प्यास लगी होती है, इसलिए वो अपनी ही यूरिन पीने का डिसाइड करता है ताकि किसी तरह इस बीहड़ रेगिस्तान में कुछ और समय तक सरवाइव कर सके। इसके बाद वेड अपने यूरिन को कलेक्ट करने के लिए कोई बोतल या चीज ढूंढने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो पीछे रेत पर पत्थरों से निशान भी बनाता जाता है ताकि जब वो वापस लौटे तो रास्ता ना भटके। वेड के वहां जाने के कुछ ही देर बाद लीसा भी अपनी बेहोशी से बाहर आ जाती है, लेकिन जब वो उठने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उस बिच्छू के डंक की वजह से उसके एक हाथ ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। अपनी ये हालत देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ काफी देर तक रेगिस्तान में खोजने के बाद वेड को आखिरकार अपना वो बैग मिल ही जाता है जो वो पहले दिन कहीं भूल गए थे। उस बैग में उसे एक खाली पानी की बोतल मिल जाती है, जिसके बाद वो उस बोतल में अपने यूरिन को कलेक्ट करने के लिए उसे बिना कुछ सोचे ही पी लेता है। इसके बाद हम लीसा को देखते हैं जो होश में आने के बाद वेड को आवाज देकर बुला रही थी। कुछ समय बाद शाम होने लगती है और लीसा को दूर से खतरनाक भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर वो पूरी तरह से डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से उठकर आगे बढ़ जाती है जिस जगह पर वेड उसे सुरक्षित छोड़कर गया था। जब वेड अपना बैग लेकर वापस लौटता है तो उसे वापस उस जगह आने में पूरी रात हो जाती है और जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो वहां पर लीसा को न पाकर वेड पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वो घबराहट में जोर जोर से लीसा को आवाज देने लगता है। लीसा अब भी उस जगह से ज्यादा दूर नहीं गई थी, इसलिए वो वेड की तेज आवाज को सुन लेती है, लेकिन रात का घना अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वेड उसे किस डायरेक्शन से बुला रहा है। लेकिन काफी देर भटकने के बावजूद भी वो दोनों अंधेरे की वजह से एक दूसरे से नहीं मिल पाते और थक हार कर वो दोनों अलग अलग जगह पर बैठ जाते हैं और वहीं पर सोकर ये रात बिताते हैं। अगली सुबह जब लीसा सोकर उठती है तो उसकी हालत कल से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसने लगातार 3 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं था। वो उन्हीं घासों को चबाने लगती है। इसके बाद हम वेड को देखते हैं जो सुबह उठने के बाद काफी देर तक चलने की कोशिश करता है। काफी देर चलने के बाद एक कच्ची सड़क पर आ जाता है। जल्द ही उसे अपनी वो कार भी मिल जाती है जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, लेकिन कार मिलने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कार के अंदर ना तो पीने के लिए पानी था और ना ही कुछ खाने का सामान बचा था। और वेड ने पहले दिन कार से जाते समय जल्दबाजी में कार के अंदर की लाइट का बल्ब जलते हुए ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से कार की पूरी बैटरी डेड हो गई थी और अब ये कार किसी भी हालत में स्टार्ट नहीं होगी, जिस वजह से वेड पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन लीसा के लिए वो अपनी कार का बोनट खोलता है और वाइपर फ्लूइड पीने का डिसाइड करता है, ये सोचकर कि इस फ्लूइड को पीकर वो अपने यूरिन को कलेक्ट कर सकेगा और उससे लीसा अपनी प्यास बुझा सकेगी। फ्लूइड पीने के बाद वो तुरंत एक खाली बोतल लेकर लीसा को ढूंढने के लिए फिर से निकल पड़ता है। अब एक बार फिर से शाम होने लगती है और रात हो जाती है। वेड जिससे वो फ्लूइड पीने की वजह से बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है, इसलिए वो तड़पते हुए वहीं रेत पर आग जलाकर लेट जाता है। अगली सुबह लीसा उस डेजर्ट की सूखी घास और झाड़ियों को खाकर अपना भूख मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन लगातार 4 दिनों से पानी न पीने और गर्मी की वजह से लीसा को डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है। उसका सर घूमने लगता है और वो पूरी तरह से टूटकर एक जगह पर रेत पर लेट जाती है कि तभी अचानक उसकी नजर रेत पर बनी हुई एक लाइन पर पड़ती है। ये वही लाइन थी जो वेड के द्वारा उसे ढूंढने के लिए खींची गई थी। उस लाइन को देखकर लीसा के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। वो सारी हिम्मत जुटाकर किसी तरह मुश्किल से घिसटते हुए उस लाइन को फॉलो करने लगती है। काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार लीसा उस लाइन के सहारे वेड तक पहुंच ही जाती है, लेकिन वेड की हालत अब काफी ज्यादा खराब थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वेड की हालत देखकर लीसा जोर जोर से रोने लगती है और बहुत दुखी होती है। वो अपने उस फैसले पर बुरी तरह से पछताने लगती है कि उसने वेड से जिद करके इस नई और अनजान जगह पर जाने के लिए कहा। अगर वो जिद ना करती तो आज वो दोनों सेफ होते। कुछ ही समय बाद फ्लूइड पीने की वजह से वेड की मौत हो जाती है, जिसे देखकर लीसा बुरी तरह से टूट जाती है और पूरे दिन ही वो वेड की बॉडी के पास ही बैठी रहती है। अगले
अगले दिन लीसा किसी तरह मुश्किल से आगे बढ़ती है। काफी देर चलने के बाद फाइनली वो उस कच्ची सड़क और कार तक पहुंच जाती है। अगली सुबह जब लीसा की आंखें खुलती हैं तो उसे धुंधला सा दिखाई देता है कि वेड उसके सामने खड़ा है और उसे पानी पिला रहा है। लेकिन यह सब लीसा का एक भ्रम था। जब उसकी नजर साफ होती है तो वो देखती है कि वो वेड नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की एक रेंजर थी, जो असल में आसमान से वेड के द्वारा लिखे गए उस निशान को देखकर वहां उनकी मदद के लिए आई थी। अब फाइनली लीसा को वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।